डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 14 जनवरी को होगा झारखंड बीजेपी के नए चीफ के नाम का ऐलान। रेस में आदित्य साहू का नाम सबसे आगे। अभी झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू। महाराष्ट्र में पालघर में बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम किसानों ने रोका। किसानों ने भूमि अधिग्रहण मुआवजा दिए बिना काम शुरू करने का लगाया आरोप। किसानों ने भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने की मांग की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कुल्हाड़ी से मां बेटी की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषी जीतू जरिया को दोहरी आजीवन कारावास की सजा, 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में थाने में पति ने की पत्नी की हत्या। प्रेमी संग भागने से नाराज था पति। पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद महिला आरक्षी और आईओ निलंबित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव के झारखंड के खबरों से। झारखंड में 14 जनवरी को नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसमें आदित्य साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। नए अध्यक्ष चुने जा सकते हैं आदित्य साहू। वो अभी झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं। झारखंड बीजेपी के मुताबिक 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष चुनाव और राष्ट्र परिषद के लिए नामांकन हुआ। 13 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र की जांच हुई। 14 जनवरी को यानी कल दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्र परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारिक डॉक्टर के लक्ष्मण के निर्देश पर प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं राष्ट्र परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए कार्यक्रमों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस मौके पर प्रदीप वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में बीबीजी रामजी अधिनियम के संदर्भ में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय शहरी विकास, आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस कार्यशाला को संबोधित किया। तो वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौके पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए नजर आए। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू और कई और दिग्गज गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति दिखाई दी। साथ ही बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी मौजूदगी दिखी। झारखंड के धनबाद जिले में बागमरा प्रखंड के महुदा अंतर्गत बाढ़ीत ओपी क्षेत्र स्थित मुल्लीडी पावर हाउस 18 नंबर के निकट अचानक जोरदार आवाज के साथ कल रात जमीन धंस गई, जिससे भू धसान की चपेट में कई घर आ गए। इनमें से कुछ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए तो कई घरों में गहरी दरारें पड़ गई। वहीं प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार भू धसान के कारण घरों के साथ ही कीमती सामान, बाइक, गहने, नकदी और अन्य सामग्रियां भी जमीन में समा गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना के लिए अवैध खनन को जिम्मेदार ठहराया है, जिनका कहना है कि पिछले 3 सालों से क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य चल रहा है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। इसके अलावा प्रभावित परिवारों ने सरकार से तत्काल मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है। बोकारो पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर चीराचास थाना क्षेत्र अंतर्गत वैष्णवी कॉम्प्लेक्स स्थित एक फ्लैट में छापेमारी कर साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया गया। इस कार्रवाई में गिरोह के मास्टरमाइंड समेत कुल 6 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार वरीय पदाधिकारी से सूचना मिलने के बाद तकनीकी शाखा बोकारो को प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी मिली थी। तकनीकी जांच के क्रम में मोबाइल नंबर का लोकेशन ट्रेस किया गया, जिसके आधार पर चीराचास थाना क्षेत्र के फ्लैट में छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान फ्लैट में मौजूद 6 व्यक्ति मोबाइल फोन के जरिए साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हुए पाए गए, जिन्हें मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 13 एंड्रॉयड कीपैड मोबाइल, 20,000 रुपए नकद, विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड, HDFC बैंक की पासबुक, लेन देन से संबंधित 5 कंपनियों तथा आधार कार्ड बरामद किए हैं। बरामद सामग्री से गिरोह द्वारा संगठित रूप से साइबर ठगी नेटवर्क संचालित किए जाने की पुष्टि हुई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में प्रिंस कुमार निवासी शेखपुरा बिहार इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। उन्होंने बताया कि प्रिंस कुमार का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और वो लंबे समय से साइबर ठगी के धंधे में संलिप्त है। फिलहाल सभी आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है तथा गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है। एसपी ने उम्मीद जताई है कि पूछताछ के दौरान साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े और भी बड़े खुलासे होंगे। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। आरसीपी सिंह की वापसी को लेकर सियासी हलकों में अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। मौका था पटेल सेवा संघ के एक कार्यक्रम का, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों की मौजूदगी ने राजनीतिक संकेतों को हवा दे दी। हालांकि दोनों कार्यक्रम में आगे पीछे पहुंचे और मंच पर साथ नहीं दिखे, लेकिन कार्यक्रम के बाद आरसीपी सिंह के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और धार दे दी है। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताते हुए कहा कि उनका रिश्ता किसी एक मौके या पद से जुड़ा नहीं है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के साथ मेरा साथ पिछले 25 वर्षों का है। हम कई बार ऐसे कार्यक्रमों में साथ आते रहे हैं। जब उनसे पटेल परिवार की उस अपील पर सवाल किया गया जिसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह को फिर से एक साथ आने की बात कही गई है, तो आरसीपी सिंह ने कहा, आप ही बताइए, हम दोनों कहां से अलग हैं? हम 25 साल तक साथ रहे हैं। जितना हम नीतीश कुमार को जानते हैं उतना शायद कोई और नहीं जानता, और उतना ही वो भी हमें जानते हैं। खरमास के बाद जेडीयू में वापसी को लेकर पूछे गए सवाल पर आरसीपी सिंह ने संकेतात्मक जवाब देते हुए कहा, ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग का भी समर्थन किया। आरसीपी सिंह के इन बयानों के बाद जेडीयू में उनकी संभावित वापसी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में सत्ता संघर्ष चरम पर पहुंच गया है। नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में शिवसेना शिंदे गुट ने एनसीपी यानी अजित पवार गुट के 4 नगर सेवकों के समर्थन से सत्ता स्थापित कर ली है। सदन में हाथ उठाकर कराए गए मतदान में सदाशिव पाटिल उपाध्यक्ष चुने गए। इससे पहले एनसीपी गट नेता अभिजीत करंजुले ने चारों नगर सेवकों को सख्त व्हीप जारी करते हुए चेतावनी दी थी कि उल्लंघन की स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। वहीं बीजेपी ने पूरी चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया और मामला कोर्ट तक ले जाने का संकेत दिया है। चुनाव के दौरान सभागृह में भारी हंगामा हुआ, अश्लील नारेबाजी और धक्का मुक्की की स्थिति बनी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। मतदान में शिवसेना महायुति विकास आघाड़ी को 32 वोट, जबकि अंबरनाथ विकास आघाड़ी को 28 वोट मिले। नतीजों के बाद एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। अंबरनाथ की राजनीति में घटनाक्रम आगे क्या कानूनी मोड़ लेगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना का काम पालघर में किसानों ने रोक दिया। पालघर के शिगांव और हनुमान नगर क्षेत्र के किसान आक्रामक हो गए हैं। किसानों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिए बिना ही काम शुरू कर दिया गया। बुलेट ट्रेन परियोजना के कार्यस्थल पर एकत्र होकर किसानों ने काम बंद कराया। किसानों के आंदोलन को कुछ स्थानीय संगठनों का भी समर्थन मिला है। किसानों की मांग है कि मुआवजा दिए जाने के बाद ही काम शुरू किया जाए। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की। नर्मदापुरम के एनएमबी कॉलेज परिसर में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां शासकीय स्कूलों के हजारों बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। ये कार्यक्रम राज्यसभा सांसद माया नारोलिया के अथक
प्रयासों से प्राप्त की फंड के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बच्चों को स्कूल बैग वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस चरण में 300 से अधिक छात्र छात्राओं को स्कूल बैग दिए गए। जिले में कुल 28,000 स्कूल बैग वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की कमी न हो, इसी उद्देश्य से ये पहल की गई है। स्कूल बैग पाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाला कदम बताया। नर्मदापुरम में युवक कांग्रेस ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। लाखों रुपए की रोड क्लीनिंग मशीन को श्रद्धांजलि देकर कार्यकर्ताओं ने इसे जनता के पैसों की बर्बादी और सिस्टम की विफलता बताया। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोड क्लीनिंग मशीन पर फूल माला और अगरबत्ती लगाकर प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि दी और नगर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि यह मशीन खनिज विकास निगम से दान में मिली थी, फिर भी इसकी मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन आज तक ये मशीन सड़कों पर सफाई के काम में नहीं आ सकी। युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता रोहन जैन ने कहा कि ये मशीन अब नगरपालिका की नाकामी का प्रतीक बन चुकी है। जब मशीन चलनी ही नहीं थी तो उस पर लाखों रुपए खर्चा करना जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था बदहाल है, सड़कों और नालियों की स्थिति खराब है, जबकि आधुनिक मशीन गैराज में खड़ी धूल खा रही है। इससे साफ है कि नगर प्रशासन केवल कागजी योजनाओं पर काम कर रहा है। युवक कांग्रेस ने मांग की कि मशीन को तत्काल दुरुस्त कर सफाई व्यवस्था में लगाया जाए, मरम्मत में हुए खर्च की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। युवक कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस अनोखे प्रदर्शन के बाद नगर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नर्मदापुरम के पीलीखंती इलाके में मां और बेटी की बेरहमी से हत्या के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस जघन्य हत्याकांड में आरोपी जीतू जरिया को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये घटना 20 अप्रैल 2025 की शाम की है, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। आरोपी जीतू ने मकान विवाद को लेकर पूजा और उसकी बेटी पल्लवी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। एक महिला का शव घर के आंगन में मिला था, जबकि दूसरी महिला का शव कुछ दूरी पर गली में पड़ा हुआ मिला। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। मामले में 23 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रदेश की अनिवार्य आवश्यकता है, किंतु ये पर्यावरण की कीमत पर नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस वर्ष प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा सरकार की नीति है कि किसी भी परियोजना में अपरिहार्य स्थिति में ही वृक्षों की कटान की जाए और जितने वृक्ष कटे उससे अधिक संख्या में पौधारोपण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलावार समीक्षा करते हुए उन्होंने NHAI के स्थानीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन के बीच बेहतर, सतत और प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी NHAI परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करें। जहां भी किसी स्तर पर कोई विषय लंबित हो, उसे मुख्य सचिव की सोमवारीय समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि मुख्य सचिव स्वयं इन परियोजनाओं की पाक्षिक समीक्षा करें, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंबन न हो और निर्णय शीघ्रता से लिया जा सके। भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीधे किसानों से संवाद स्थापित किया जाए। किसी भी स्थिति में बिचौलियों को हस्तक्षेप का अवसर न मिले, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहे और परियोजनाएं पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सड़क परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार और आमजन की सुविधा से सीधे जुड़ी है। अतः सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ कनेक्टिविटी के माध्यम से विकास को नई गति मिल सके। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस कस्टडी में मौजूद 35 वर्षीय महिला को उसके पति ने दिन दहाड़े गोली मार दी। महिला का नाम सोनी है। उसके पति अनूप ने वारदात को अंजाम दिया है। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक जिले के रामपुर अटरिया गांव का रहने वाला अनूप और उसकी पत्नी सोनी गुरुग्राम में काम करते थे। वहां सोनी की मुलाकात सुरजीत नामक युवक से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। अनूप को जब इसकी भनक लगी तो वो पत्नी को गांव छोड़ आया, लेकिन सोनी 7 जनवरी को सुरजीत के साथ घर से निकल गई। अनूप ने इस मामले में सुरजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अनूप ने आरोप लगाया था कि सोनी अपने साथ जेवर और 35,000 रुपए नकद ले गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोनी को रविवार को बरामद किया था। सोमवार सुबह उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही थी। सुबह करीब 10:45 पर एक महिला कांस्टेबल सोनी को थाने की कैंटीन की ओर ले जा रही थी। वहां सोनी के परिजन और पति अनूप उसे घर ले जाने के लिए समझाने आए थे, लेकिन पत्नी सोनी अपने प्रेमी सुरजीत के साथ रहने पर अड़ी हुई थी। ऐसे में पति अनूप ने अपना आपा खो दिया और पीछे से सोनी पर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। गोली चलते ही थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। सोनी लहूलुहान होकर गिर पड़ी। पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने जांच अधिकारी विक्रांत चौधरी और महिला कांस्टेबल संजना राजपूत को सस्पेंड कर दिया है। इस खौफनाक वारदात ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। मृतका सोनी का एक 13 साल का बेटा है, जिसके सिर से मां का साया उठ गया और पिता अब सलाखों के पीछे है। इस मामले की विभागीय जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने और उसके अश्लील वीडियो बनाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में युवती की मां और दूसरे समुदाय के युवक सहित कुल 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने युवती की मां और एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 4 के बारे में पुलिस जांच कर रही है। दरअसल मुरादाबाद के थाना मजौला क्षेत्र के डक्का से एक नाबालिग लड़की और उसके पिता ने अपनी पत्नी और मुस्लिम युवक जुबैर पर मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए देने का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। 16 साल की पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने जुबैर नाम युवक से मिलकर उसका बलात्कार कराया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। आरोप ये भी है कि दुष्कर्म करके उसकी अश्लील वीडियो बना ली गई और 1 साल से लगातार उसका शोषण करता आ रहा था। वो जब इसका विरोध किया गया तो उसके छोटे भाइयों को मारने की धमकी दी गई। पीड़िता के पिता का सीधे तौर पर आरोप है कि जुबैर ने पहले उसकी पत्नी को फंसाया और फिर उसकी 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ भी डरा धमका कर दुष्कर्म किया और अब पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था और कहा गया कि अगर वो परिवार सहित धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें मस्जिद के चंदे से 20 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वो चाहता है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी जुबैर और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 4 के बारे में छानबीन जारी है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।